और कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे तीसरा ग्रुप। ये तीनों पार्ट एक ही लूप का होंगे लेकिन ग्रुप्स की सूरत में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट our approach to the analysis of network considering L loop network where L is any number। L यानी कि हमारे पास 2 लूप हो सकता है, 3 लूप हो सकता है। Our representation of such a network is shown in figure 3.18 मैं नीचे दिखाता हूँ। In this diagram, the circuit elements in each branch have been replaced by a straight line for simplicity. The effect of mutual inductances are not indicated but are assumed to be present। इसमें क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंसेस हमारे पास शो नहीं करवाई गई। वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम M11 M21 M12 M13 ये वाली जो है ये प्रेजेंट जरूर होंगी लेकिन हम इनको शो नहीं कर रहे। Consider loop 1, the loop may contain resistance, inductance and capacitance in any one or all of the branches that make up the loop। तो हम कहते हैं कि R11 जो है हमारे पास be the total resistance in loop 1, L11 जो है वो टोटल इंडक्टेंस होगी और S11 ये इलास्टेंस जो है इसको हम ये बेसिकली कैपेसिटर का उलट है। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस का उलट कंडक्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास इलास्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस का उलट है। We use elastance instead of capacitance here because elastance terms add directly for a series circuit while capacitor terms combine as this। कैपेसिटर बेसिकली रेसिप्रोकल में ऐड होता है और हमारे पास इलास्टेंस जो है वो डायरेक्टली ऐड होता है, इसलिए मैंने इलास्टेंस को यूज किया। There will be voltage drop in loop 1 produced by current flow in loop 2, in loop 3 and loop 4. In fact, all loops in the general case. Rather than specialize in on loop 1, consider the effect of current on the jth loop। बेसिकली यहाँ पर वो ये बता रहा है कि हमारे पास किस तरह से अप टू जे यानी कि जे कोई भी एक नंबर है वो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है। हमारे पास जितने मर्जी लूप आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसका फायदा ये होता है हमारे पास कि हमारे पास एक्चुअली हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनाना काफी आसान होगा। तो वोल्टेज इन लूप के वेयर जे एंड के आर द इंटीजर फ्रॉम 1 टू एल, यानी कि हमारे पास एल जो है वो नंबर ऑफ हमारे पास जारी बात है उसका जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हो सकता है। यहाँ पर जैसे एल का जिक्र था ऊपर अगर आप देखें, यहाँ मैंने कोई दिया मेरे ख्याल में एल का, ये देखिए एल लूप नेटवर्क, यानी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लूप है ये हमारे पास एल जो है वो कर रहा है। और आई एंड जे और के वो है जो हमारे पास जे के और जो हमारे पास है ये नंबर कौन सा लूप है ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लूप्स और टोटल नंबर ऑफ लूप जो है वो एल हाईएस्ट नंबर होगा फॉर दीज टू लूप्स आर के जे। आर के जे का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो कि के में भी है और जे में भी है, यानी कि के लूप में भी है और जे लूप में भी है। जब हम लिखते हैं 1 1 इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1 का इफेक्ट 1 के ऊपर। द टोटल रेजिस्टेंस कॉमन टू लूप के एंड जे, एल के जे इज इक्वल टू टोटल इंडक्टेंस कॉमन टू लूप के एंड जे। सिमिलरली एस के जे इज इक्वल टू टोटल इलास्टेंस कॉमन टू लूप के एंड जे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आर के जे का मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, ठीक है। अब के जे की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो 1 1 भी हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, 2 2 भी हो सकती है। सिमिलरली यहां पर भी टोटल इंडक्टेंस और यहां पर टोटल इलास्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप इन लूप के प्रोड्यूस बाय करंट आई जे। अब करंट आई जे का मतलब क्या है कि दोनों लूप में जो करंट होगा वो हमारे पास टोटल क्या कहलाएगी इक्वेशन आर के जे आई जे प्लस एल के जे डी आई जे अपॉन डी टी प्लस एस के जे इंटीग्रल आई जे डी टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई इशू? कोई बंदा एक माइक खोल के बता दे प्लीज। नो सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? एट दिस पॉइंट वी विल अडॉप्ट अ स्पेशल नोटेशन फॉर इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म बाय लेटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्विवेलेंट ऑफ इक्वेशन 3.42। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आई जे को जो है वो कॉमन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आर के जे प्लस एल के जे प्लस एस के जे इंटीग्रल डी टी इज इक्वल टू ए के जे आई जे।
तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ए के जे का मतलब क्या है कि हमारे पास ए जो है वो कोई भी एक हमारे पास पैरामीटर है जो कि करंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इन ऑर्डर टू शो द टोटल सबमिशन ऑफ द सर्किट। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो है। दिस symbolism implies that the variable ij is operated upon by multiplication by rkj, multiplication by lkj, and differentiation, and finally multiplication by skj and integration. All three operations are summarized in the symbol akj। यानी कि ये सारे का सारा ओवरऑल इसकी समीशन जो है वो akj में हमारे पास शो होगी, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, ये नजर। The total voltage drop in loop K will be found by successively considering loop K and the current flowing in every other loop. Mathematically, this is done by letting J have all values from 1 to L. This total voltage drop must be equal to the total voltage rise from active sources within loop K, which we write as Vk। यानी कि जब हम Vk की बात करें, it means we are talking about the loop K। अब वो loop K हमारे पास कोई भी हो सकता है और उसकी वैल्यू 1 से लेके L तक तो हो सकती है। Then by Kirchhoff voltage law we have 1 से लेके L तक इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी समेशन AKJ into IJ is equal to Vk। ठीक है जी। उसके बाद there remains only to repeat this process for all loops by letting K having all values from 1 to L। Thus the most general form for Kirchhoff voltage law for an L loop is, वो हमारे पास क्या होगी, वो ये होगी हमारे पास J is equal to 1 up to value L, और A के J is equal to V के, और K की वैल्यू आपके पास 1 2 से लेके L तक हो सकती है, और एक्सपेंशन हमारे पास इस तरीके से होगी। अब यहां पर आपको जो नजर आ रहा है A11, A12, A13, 11 की बात जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लूप 1 और इसका अफेक्ट भी लूप 1, यानी कि जो इसका इंटरनल लूप 1 का अपना अफेक्ट होगा वो A11 से शो होगा। A12 का मतलब ये है कि हमारे पास लूप 1 के अंदर हम फिर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम सेकंड के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसका अफेक्ट 1 के ऊपर, और सिमिलरली 1 के अंदर हम फिर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर जो थर्ड का इफेक्ट आ रहा है वो आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इट इज हेल्पफुल टू अरेंज दीज इक्वेशन given above in the form of such a chart or schedule in which the A coefficients are emphasized. Such a chart is shown below। तो ये चार्ट आपको जो नीचे नजर आ रहा है इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि ये आपके पास वोल्टेजेस हैं V1, V2, VL अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लूप्स, और I1, I2, I3 ये भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लूप्स है। जब हमारे पास इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे तो V1 जो है वो A11 में भी हो सकता है, V1 A12 में भी हो सकता है, A13 में भी, और इससे भी डली तरीके से हमारे पास ये सारा सिचुएशन चलेगी। दो तीन बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने की वो ये है, इफ द लूप करंट और ऑल एज्यूम पॉजिटिव इन द सेम पाथ डायरेक्शन क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल, देन ऑल IJ टर्म्स आर पॉजिटिव एंड ऑल JK टर्म्स आर नेगेटिव। अब जे के टर्म्स का नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये वो है जो कि ब्रांच में है। आपको शायद याद होगा ब्रांच में जब हम पहले भी चीजों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो नेगेटिव आती है, और यहाँ पर हमें सहूलत ये है कि जे इज नॉट इक्वल टू के, तो वो भी नेगेटिव होगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं तो वो इफेक्ट जो हम उसके अंदर देख रहे थे वो हम इसके अंदर भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ तरीकेकार ये है कि हम एक्चुअली इसको ये कंसिडर कर रहे हैं कि J is not equal to K, that's why the term is going to be negative, and which is showing the drop in overall circuit due to these elements। In actual problem of course many of the A coefficients are zero। तो ये हमारे पास एक टू लूप नेटवर्क इसमें दिखाया हुआ है, ये फिगर 3.19 में जैसे आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप इसकी इक्वेशन जो है अगर आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो वो आपके पास क्या बनेगी, A11 हम पहले देते हैं। A11 का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लूप, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स जो इसके अंदर लगे हुए। आप देख रहे हैं आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, दो इंडक्टर्स हैं, दो कैपेसिटर्स हैं। तो जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगी, A11 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस L1 प्लस L2 d अपॉन dt प्लस S1 प्लस S2। ये बेसिकली उसने कैपेसिटेंसेस को रिप्लेस किया है S1 से, तो इंटीग्रल dt।
ठीक है। सिमिलरली जब हम सेकंड सर्किट पे जाते हैं इस वाले पे, तो इधर आप देख रहे हैं दो आपके पास रेजिस्टेंसेज हैं 3 और 2, इंडक्टेंसेज है 2 और 3, और कैपेसिटेंसेज है 3 और 2। तो अगर आप यहाँ पर इसको लगाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं R2 और R3, L2 और L3, S2 और S3। जो बात गौर करने की है वो ये है, ये देखिए ये रेजिस्टेंसेज का ग्रुप है, ये इंडक्टेंस का ग्रुप है, और ये इलास्टेंस का ग्रुप है। इसी तरह ये रेजिस्टेंसेज का ग्रुप है, ये इंडक्टेंसेज का ग्रुप है, और ये इलास्टेंस का ग्रुप है। ये बेसिकली दोनों इक्वेशन ये लूप वन को रिप्रेजेंट कर रही है। वन वन का मतलब ये है कि ये बेसिकली किसी ब्रांच का इसमें कोई इफेक्ट फिलहाल नहीं आ रहा। ए टू टू का मतलब ये है कि ये सिंपली सिर्फ लूप टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें किसी ब्रांच के इफेक्ट को फिलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे। जब हम बात करेंगे A12 या A21 की, तो इनका इफेक्ट एक दूसरे पे सेम होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जो कि ब्रांच में एलिमेंट्स लगे हैं। ब्रांच में कौन कौन से लगे हैं, R2, L2 और C2। तो जब हमने इसको लगाया तो वो हमारे पास क्या बनेगा, -R2 -L2 d अपॉन dt और -S2 इंटीग्रेट dt। Similarly, the voltage terms are recognized to be V1 is equal to VA और V2 is equal to -VB। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से काम करेगा। V1 जो है हमारे पास VA के इक्वल होगा, और V2 हमारे पास -VB के इक्वल होगा। क्यों -VB के इक्वल हो रहा है, ये अगर आप इसको लूप लगाएंगे तो डेफिनेटली VB जो आपके पास ड्रॉप में आ रहा है, तो इसलिए आपके पास, और ये राइज में आ रहा है, दैट्स वाई V1 जो है हमारे पास वो VA के इक्वल है, और V2 -VB के इक्वल। यहां तक किसी को कोई इश्यू? जी हसीब। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। यही चीज जो है हम जब इसको लूप एनालिसिस में भी अप्लाई कर, लूप एनालिसिस में तो हमने देखा है, इसको नोड एनालिसिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। द जनरल इक्वेशन फॉर नोड एनालिसिस विल बी सिमिलर टू दोस फाउंड फॉर लूप एनालिसिस, as might be expected from the principle of duality. Consider a network with n-t nodes and only one part such that there are n is equal to n-t minus 1 independent node pairs. Now each of the n equation is written from Kirchhoff current law in terms of current directed into and out of the node. Current into the node in turn are written in terms of node to node potentials and the parameter of the element connected between the nodes being considered. For element connected as shown in figure 3.20, the elements may be replaced by an equivalent system made up as follows, or parallel capacitance represented by an equivalent capacitance of values। इधर से उसने आगे इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। नोड में भी सिंपल यही काम होगा कि हम एक नोड तक देखेंगे, ये वही उसी तरह कंबाइन हो रहे हैं जैसे हम पहले ऊपर देखते आ रहे थे कि ग्रुप बनाया हुआ है, इसी तरह यहाँ पर ग्रुप भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ यह आएगा कि वहां पर हम लूप वाइज सेग्रीगेशन कर रहे थे, यहाँ हम नोड वाइज सेग्रीगेशन। जैसे वो यहाँ बता रहा है एट नोड जे द कैपेसिटेंस सी जे जे इज द सम ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू नोड जे, द वैल्यू ऑफ सी के जे इज द सम ऑफ कैपेसिटेंस नोड बिटवीन कनेक्टेड बिटवीन नोड जे एंड के। ये आपको इस के जे से ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये यही शो कर रहा है जैसे C11 और C12। Similarly, instruction hold for inverse inductance 1 upon L and for conductance 1 upon R, G is equal to 1 upon R। सारों के लिए यही चीज हमारे पास चलेगी। अगेन यहाँ पे भी वही रूल चलेगा, K इज नॉट इक्वल टू J, नेगेटिव उसके लिए होगा, और K इज इक्वल टू J उसके लिए पॉजिटिव होगा। सिर्फ फर्क क्या आता है, अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास अब नोड्स आ जाते हैं, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है। आपने सबसे पहले क्या करना है, नोड 1 की लिमिट यहां तक है, इस पॉइंट तक। अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि जब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि पहले हम जब लूप लगाते थे तो हम क्या करते थे, लूप तक एक ग्रुप बना लेते थे। यहां तक आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा। जब इसकी आप इक्वेशन बनाएंगे वो आपके पास बनती है ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है। इसमें एक्चुअली वो क्या कर रहा है, IA करंट फ्लो कर रहा है और V1 इसके क्रॉस वोल्टेज है। यहां पर उसने किस किस को कंबाइन किया है, G1 L1 L2 और C1। तो अगर आप इसको देखें आपके पास L1 L2 का एक ग्रुप बनता है, ये देखें ये बन रहा है। इसी तरह C1 एक बन रहा है और G1 एक बन रहा है, इंटीग्रल dt। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नीचे इस वाली सेकंड नोड पे। इस वाली नोड की, ये जो आपके पास ये वाली नोड है नोड 2, इसकी हद आपके पास यहां तक बन गई है, इस पॉइंट तक।
तो यहाँ पे जब आपकी हद बनेगी तो वो आपके पास उसमें क्या कंबाइन हो जाएंगे, G2 C1 प्लस C2 और 1/L2 इंटीग्रल dt। तो अब आप देखें G2 आपके पास ये आ गया, C1 प्लस C2 ये आ गया और L2 ये आ गया, तो ये आपके पास एक बन गया। अच्छा अब आ जाते हैं, किसी का ख्याल है? जी जी। साइन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास देखें, जहां तक एक आपके पास हिस्सा बन रहा है, यानी कि इधर से स्टार्ट होके आप यहां तक जा रहे हैं, इस लिमिट तक, ये जहां मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये ब्लू जो निशान बनाया हुआ है, यहां तक आपके पास इस वाली लोड की लिमिट है। यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब एक ग्रुप में आएंगे। जैसे उसने क्या किया, C1 प्लस C2 का एक ग्रुप, L2 का एक ग्रुप और G2 का एक ग्रुप। G2 से मुराद यानी कि R2 की बात हो रही है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो ये आपको देखें, आपको नजर आ रहा है। अब G2 आपके पास एक था, C1 प्लस C2 एक था और 1/L2 इंटीग्रल dt एक था। याद रखिएगा इसमें बेसिकली पॉजिटिव साइन ही आएगा, इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं होगा। ऐसे राइज ड्रॉप का फैसला आपने यहाँ पर नहीं करना। राइज ड्रॉप को आप फिलहाल यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे जब आप इस पैटर्न में इक्वेशन देखेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं आपके पास, ये पॉइंट क्लियर हुआ है सिर्फ? अच्छा उसके बाद अब आप आए इधर आगे देखेंगे तो ये हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। अब इसमें आप देखेंगे C1 और L2 दोनों ब्रांचेस के दरमियान, दोनों नोड्स के दरमियान में, तो हम क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों पर आएगा, तो इसलिए पहले हम इसको लेंगे यहाँ पर -C1/dt -1/L2 इंटीग्रल dt। उसके बाद -C1 d/dt -1/L2 इंटीग्रल dt। तो अगर आप देखें तो ये यहां पर भी आ रहा है, इसके साथ माइनस इसलिए लगा है, उसकी वजह बता देता हूं, क्योंकि ये दोनों की ब्रांचेस में आ रहा है। इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये नेगेटिव साइन में इसलिए होगा क्योंकि आपके पास जो इसके पास रिजल्टेंट मिल रहा है वो इसका और इसका जो क्रॉस होगा वो आपको मिल रहा होगा। जहां पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है किसी चीज का या लेफ्ट ओवर मिल रहा है एज अ रिजल्टेंट, वहां पर आपके पास नेगेटिव साइन भी आएगा। ये इस सिर्फ इस टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि जब आपके पास कहीं पे रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ रहा होगा, ये खा लूप एनालिसिस हो खा लोड एनालिसिस हो, इस वाले उसमें के लिए, तो उस सूरत में आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन है। दो, मेरी बात सुने, दो नोड्स के दरमियान में आ रहा है, खा वो दो ब्रांचेस के दरमियान में आ रहा है। अगर आप देखें ऊपर वाले में, अगर आप जाएं इधर देखें जरा, मैं आपको ऊपर वाले उससे लेके जाता हूँ। ये तो आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी ना कि देखिए ये दोनों नोड्स के दरमियान में आ रही है ये दोनों, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब जरा ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली जो हमने एक एग्जांपल की है इसमें देखें, ये वाले जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों, ये भी ब्रांच में, अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स को देखें तो इनके साथ भी नेगेटिव साइन है, ये देखिए -R2 L2 और S2। अगेन उसकी वजह क्या है कि हमारे पास इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है इस वाली ब्रांच में, वो इसका इसका रिजल्टेंट है। पहली दफा I1 माइनस I2 है, दूसरी दफा I2 माइनस I1 है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसमें से मूव कर रहा है। जब रिजल्टेंट मूव कर रहा होगा किसी ब्रांच में से, तो तब हम, और खासतौर पे जब हम ब्रांच को कंसिडर कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी चीज जरूरी है। ब्रांच को कंसिडर करने का मतलब है A12 या A21 को जब हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर ये A22 में भी तो हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। अगर आप देखें तो हमने A22 में R2 को भी डाला हुआ है, ये जरा देखें आप यहाँ पर, ये देखें R2 डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हम सिर्फ A22 का बिहेवियर देख रहे हैं, यानी कि लूप 2 का ओवरऑल बिहेवियर देख रहे हैं। उस वक्त हम इसको, बात को नेगेट कर रहे हैं कि ये किसी ब्रांच में लगा हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं A21 या A12 को, तो देन हम सिर्फ ब्रांच को कंसिडर कर रहे हैं, हम लूप को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, ये वाली, वो सिर्फ यार उसने सिर्फ ये बताया हुआ है, ये मैं बता देता हूँ। ये इसने बेसिकली इक्विवेलेंट बताया हुआ है कि ये कैसे सॉल्व होंगे।
C1 C2 G1 G2 L1 L2, अगर आप इन सारों को कंबाइन करेंगे तो समीशन इनकी एक ही बनेगी, वो ये बनेगी जैसे आपको उसको बताया हुआ है, और पैरेलल कैपेसिटेंसेस रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू CKJ इक्वल टू C1 प्लस C2 एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाउंड बाय एडिंग कंडक्टेंसेस जो कि आपके पास G1 प्लस G2। सिमिलरली एन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ एन एन वो सिंपल आपको सिर्फ ये बता रहा है कि हम इन सारों को कंबाइन कर सकते हैं। अप्लाइंग दिस नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टू द सर्किट फ्रॉम नोड K टू ऑल नोड्स फ्रॉम J इक्वल टू K टू J इक्वल टू N वी हैव इक्वेशन। वो ये सिंपल आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये ग्रुप की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये आप एग्जांपल में से देख लें इसकी, मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ, मैं इस तरह एक बुक में से देख के बताता हूँ आपको। तो ये वाली जो बुक है ना, इसमें मुझे लगता है पेज आपके सामने है। मैं इसलिए देखता हूँ अगर कोई एग्जांपल मुझे मिलती है ना इसकी। वो कौन सा टॉपिक था याद है आपको? थोड़ा सा मुझे बता देंगे, मैं तो तस्वीरें देख लेता हूँ। यार वो रिकॉर्डिंग मैंने भी नहीं की है, मुझे लगता है। चलो मैं ना उससे दूसरे सीआर से पूछूंगा, मुझे जरा मैं पूछ लेता हूँ उससे कौन से वाला वो चेक कर। में वो अगर मैं भी थोड़ी सी किताई कर गया तो वो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी असल में से। मैं तो मेरा ख्याल है कि शुरू से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अच्छा ये नीचे आपको जो नजर आ रही है ना चीजें, इसमें इसमें एक बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 10 है। ये तो यही वाली है जो पेज नंबर 71 में है, तो मैं इसमें एग्जांपल नहीं दी। इसका आप यूं करें, इसके पीछे से न्यूमेरिकल है वो ट्राई कर रहे हैं आप। मैं आपको पीछे से न्यूमेरिकल लेके के बताइए, लूप वेरिएबल एनालिसिस का टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं देखता हूँ पीछे अगर इसको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आप वहां से इसको कर लें। लूप वेरिएबल एनालिसिस, मैं एक मिनट देख रहा हूँ इसमें। जैसे आप इसमें ना पेज नंबर असल में इसमें टॉपिक वाइज चीज को ज्यादा नहीं किया हुआ है, मेरे टॉपिक नहीं लिखे हुए ना ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर, इसलिए ये थोड़ा सा खुद ही पहचान करनी पड़ेगी कि ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कहाँ पे। अच्छा ये जो नीचे वाले डिटर्मिनेंट्स के दिए हुए ना आपको, ये मैंने आपको इसलिए छोड़ दिए कि मैथ में आपने ये चीजें पढ़ी नहीं है कि ये माइनर और क्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये वाला जो स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रही है चीजें, तो इसलिए इन पे मैंने टाइम नहीं लगाया। ये अब आपको चीजें पता है कि आपने अगर करंट या वोल्टेज को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, तो वो आपने कैसे करना है। ठीक है, ये जो आपको सामने नजर आ रही है चीजें, ये मेरा ख्याल है मैथ में आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। ये देखिए जैसे डेल्टा निकाला हुआ है, जिसका आप माइनर ऑफ A11 कैसे निकाला हुआ है। ये मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए कि वन वन का मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुटा हुआ होगा, और देन आपके पास A22 A23 A32 A33 इस तरह करके आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो को फैक्टर जो है वो -1 J प्लस के इंटू माइनस ये, मेरा ख्याल है अब आपको चीजें सारी पता होंगी। मैं इसको रिपीट करने का मुझे तो नहीं समझ आता है, कोई जरूरत है। बाकी फिर भी अगर आप कहेंगे तो देख लेंगे। एनी हाउ ये वोल्टेज निकालने का उसने तरीका बताया है, सिमिलरली करंट निकालने का तरीका भी आपके सामने। इसमें क्रैमर रूल लगेगा, इसमें डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा आपके पास जो है वो उसका वो ओवरऑल डिटर्मिनेंट होगा, उसके जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये छोटी मोटी चीजें बताई हैं, ये वैसे आपको पता होनी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी इसमें दी हुई है यहाँ पे, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी मालूमात के लिए देखिए। इसमें वैसे एज सच की मेरी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके ऐसे बैक साइड पे न्यूमेरिकल है, इसके अंदर जो एग्जांपल जो है ना वो इतनी ही दी है। मैं इसकी बुक भी देख रहा हूँ, बाकी मैं ना इसको एक मिनट वहां भी मैं देख लेता हूँ इसको जरा।
मैं एक मिनट ना आपको इसमें से देखता हूँ, जो नेटवर्क एनालिसिस की बुक है ना दूसरी, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसमें देखता हूँ, शायद विलियम हाइट की जो बुक है ना उसमें शायद ये चीजें दी हुई हैं। और एक्चुअली उस बुक में तो एक्चुअली न्यूमेरिकल थे, ये बुक असल में जो है ना ये कुछ इस तरह की है कि ये इसमें न्यूमेरिकल वाकई, आप अगर आप इस बुक को लाइब्रेरी से भी देखें ना आके, तो ये इस बुक में वाकई ही न्यूमेरिकल इसमें नहीं दिए हुए इसमें ना, एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही नहीं दिए। एग्जाम्पल तो इसमें नाम की दिए हैं, बस एक दो देते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद खत्म होता है। मैं एक विलियम हाइट की किताब खोल के मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो इधर ही मुझे लग रहा है चांस तो शायद मिल जाए, क्योंकि इस बुक के अंदर तो नहीं है। ये जैसे अब आप ड्यूअलिटी का जो टॉपिक है इसके जो है ना आपको एग्जांपल्स यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप इस टॉपिक विलियम हाइट की भी किताब देखें तो इसमें पेज नंबर 248 है, जिस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअलिटी से रिलेटेड ये देखेंगे, नीचे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है और आर्टिकल 7.6 इसके रिलेटेड नीचे आपको इसके न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो दूसरे वाला आप कह रहे हैं ये वाला मैं ढूंढता हूँ उसमें कि कहाँ पर ये मिलेगा, तो फिर उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं दूसरा क्या है। बाकी इस बुक के अंदर ना एग्जाम्पल्स जरा कम है, तो वो मैं बाकी मजीद आपको ना जरा जो इसके पिछले चैप्टर है अभी इकबाल था जरा उनसे पूछता हूँ कि इसके लिए कुछ और अगर उनके पास कोई हैंड आउट या कोई उन्होंने इस तरह की चीज रखी हुई है तो जहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दी हो वहां से मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई और अवेलेबल है।
जी सर, ठीक टाइम है। पे। बाकी ये ड्यूअलिटी के आपको मिल जाएंगे इसमें से, वो मैं देख रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ उसमें और कोई गलती मुझे मिले। जी सर, सर वो बाकी भी एक दफ़ा मिल जाएंगे ना इकट्ठे, तो वो फिर आसानी होती है तैयारी करने में। यार क्या आप सही रहे, मैं आपकी बात समझ। मैं देख लेता हूँ बेटा, मेरी बात सुने ना, प्रॉब्लम पता है क्या है, वो जो बुक थी ना बुगाड़ की, उसमें एक्चुअली उसने एक तो एग्जाम्पल्स काफी सारी दी थी, दूसरा उसने टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन की हुई थी। मैं इसमें से आपको, मुझे आज का टाइम देंगे जरा, मैं इसको ना इकबाल साहब से डिस्कस करके फिर आपको। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं इसकी जो है ना वो अटेंडेंस करने लगा हूँ, तो बाकी ये है कि फिर अटेंडेंस फिर आप लगा दीजिएगा, बाकी तो देख लेंगे। यार ये मैं अटेंडेंस आपकी अपलोड कर रहा हूँ, ये निकालना चाह रहा हूँ।